हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज हम लोग पढ़ेंगे विराम चिन्ह, पंक्चुएशन। विराम चिन्ह अर्थात विराम का मतलब क्या होता है? विश्राम, रुकना, ठहरना। जब कोई भाषा हम बोलते या लिखते हैं तो उस समय हम कहीं कम तो कहीं ज़्यादा क्या करते हैं, रुकते हैं। और इसलिए रुकते हैं जिससे हमारा भाषा जो है वो स्पष्ट, अर्थपूर्ण एवं भावपूर्ण हो सके। लेकिन जब यदि उसी भाषा को हम लिखित रूप में लिखते हैं तो जो हम बीच में रुकते हैं, जो विश्राम देते हैं, तो उस विश्राम को फिर लिखित भाषा में कुछ चिन्हों के माध्यम से दिखाते हैं और वही चिन्ह जो होता है उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है। विराम चिन्ह समझने के लिए पहले हम यहाँ पे कुछ उदाहरण से समझेंगे। देखिए इधर, राम खेलता है, यह हमारा एक सामान्य सूचना दे रहा है। राम खेलता है। यहाँ देखिए, ताजमहल किसने बनवाया? यहाँ पे क्या है? ये हमें लग रहा है यहाँ पे कि प्रश्न किया जा रहा है, तो अर्थात यहाँ पे हम जो चिन्ह लगाए हैं वो हम प्रश्नवाचक लगाए हैं। यहाँ हमने क्या है, हमारा सामान्य सूचना था, यहाँ पूर्ण विराम लगाए थे। यहाँ हमें ऐसा लगा कि प्रश्न किया जा रहा है, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। तीसरा हमारा है अरे आप, अर्थात हम क्या है, किसी को देख करके आश्चर्य का भाव प्रकट कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाए हैं, अर्थात आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है। विराम चिन्ह का यदि हम सही जगह प्रयोग नहीं करते हैं तो हमारा भाषा जो होता है वो अर्थहीन, अस्पष्ट एवं कभी कभी वो विपरीत अर्थ भी देने लगता है। इसको भी हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। देखिए यहाँ एक उदाहरण है, रोको मत जाने दो। यहाँ बीच में कोई भी हम विराम चिन्ह नहीं लगाए हैं। हमारा स्पष्ट नहीं हो रहा है कि हम क्या कहना चाहते हैं, बस हमने बोल दिया रोको मत जाने दो। क्या कह रहा है? नहीं, एक में मिला के हमने कर दिया। देखिए उसी वाक्य को फिर हम यहाँ लिखे हैं और विराम चिन्ह देखिए जहां लगाए हैं, तो उससे क्या अर्थ निकलता है? रोको, विराम चिन्ह लगाए, मत जाने दो, अर्थात यहाँ से अर्थ स्पष्ट होता है कि उस व्यक्ति को रोको, उसको जाने मत दो। ये अर्थ स्पष्ट हो रहा है केवल इस विराम चिन्ह को यहाँ पे रोको के बाद लगा देने से। तीसरा वाक्य ऐसे ही देखिए, यही आपका वाक्य है, रोको मत, तब विराम चिन्ह आपका लगा है, जाने दो। इससे अर्थ क्या स्पष्ट होता है कि उस व्यक्ति को रोको नहीं, उसे जाने दो। अर्थात देखिए तीनों वाक्यों से शब्द तीनों में एक ही है, लेकिन क्या स्पष्ट हो रहा है? पहले में बताया जा रहा है कि कोई विराम चिन्ह नहीं है, इससे हमारा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, अर्थात हमारा अर्थहीन हो जा रहा है। दूसरे वाक्य में हमारा क्या है? रोको मत जाने दो, अर्थात उस व्यक्ति को रोको, उसको जाने मत दो। तीसरा वाक्य क्या कर रहा है? रोको मत, उसे रोकना नहीं, उसको जाने दो। आपको समझ में आया कि विराम चिन्ह का हमारे वाक्य में, हमारी भाषा में कितना महत्व है, अर्थात लिखित हो या मौखिक हो। यदि हम इसी चीज को मौखिक रूप में भी बोलते हैं, अगर कहीं विराम चिन्ह नहीं लगाते हैं तो हमारा भाषा जो होता है वो अर्थहीन हो जाता है। अब देखिए विराम चिन्ह का प्रकार व उनका प्रयोग, आपको हम अब ये बताएंगे कि इनके कितने प्रकार होते हैं और उनका प्रयोग हम कब और कैसे करते हैं, अपने वाक्य में कहाँ किस तरह के वाक्य बोलने हैं और वहां कौन सा हमको विराम चिन्ह लगाना है। तो पहला हमारा है अल्प विराम। अल्प विराम, ये तो शब्द से ही आप जान रहे हैं, अल्प मतलब कम। जहां भाषा को बोलते समय या लिखते समय हम बहुत कम समय रुकते हैं, वहां अल्प विराम का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग हम कई, जब वस्तु, व्यक्ति या कोई भी ऐसा नाम लिख रहे हैं, तो जब कई चीज एक साथ लिख रहे हैं तो उसको बीच में अंतर देने के लिए हम विराम चिन्ह लगाते हैं कि जिससे हमारा अर्थ स्पष्ट हो जाए, अर्थात बहुत कम समय रुकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए सीमा, रीमा, बीमा, गीता और मीता 8 अक्षरधाम जाएंगी। तो अब इसी को अगर हम नहीं लगाए रहते विराम चिन्ह तो क्या ऐसे बोलते हैं? हम बोलते सीमा, बीमा, गीता, रीमा,
अक्षरधाम जाएंगे तो स्पष्ट नहीं होता, लेकिन हम इसको फिर विराम चिन्ह लगाने से रुक रुक के बोल रहे हैं। सीमा, रीमा, बीमा, गीता और मीता आज अक्षरधाम घूमने जाएंगे। तो यही जो आपका एक एक नाम के बाद से आपका जो चिन्ह लगा हुआ है, इसी चिन्ह को हम विराम चिन्ह कहते हैं। दूसरा हमारा क्या है? अर्ध विराम। अर्ध से भी आपका अर्थ स्पष्ट हो जा रहा है। अर्ध मतलब आधा, अर्थात जहां अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा समय हम रुकते हैं वहां अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है? तो देखिए, सूर्योदय हो गया अर्थात एक वाक्य हमारा पूर्ण है, ठीक है। तो उसके बाद इसको लगाते हैं। सूर्योदय हो गया, क्या कहना चाह रहे हैं उसके विषय में कर रहे हैं, चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गए। तो सूर्योदय हो गया हमारा एक वाक्य पूरा है, लेकिन वहां पे हम उसके विषय में फिर बताने जा रहे हैं, अर्थात उस अल्प विराम से ज्यादा समय रुकेंगे कि हमने बताया कि सूर्योदय हो गया है और सूर्योदय होने के बाद से क्या स्थिति बन रही है, तो इसलिए सूर्योदय हो गया, थोड़ा सा रुकेंगे, फिर चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गए। तो इस तरह के यहाँ पे अर्थ स्पष्ट हो रहा है। तो अर्ध विराम का जो चिन्ह है वो ऊपर एक बिंदी रहेगा और नीचे कामा। अर्ध विराम में सिर्फ एक कामा था और अर्ध विराम में ऊपर बिंदी दे करके और फिर हम नीचे कामा लगाएंगे। तीसरा हमारा है पूर्ण विराम, जिसको आप भली भांति जानते हैं। जब भी कोई हमारा वाक्य पूर्ण हो जाता है, जो कुछ भी हम बोलते हैं, तो हमारा वाक्य जब पूर्ण हो जाता है वहां पे वाक्य के पूर्ण के बाद, पूरा होने के बाद हम अंत में एक खड़ी पाई लगा देते हैं, एक लाइन खींच देते हैं, उसी को हम पूर्ण विराम करते हैं, अर्थात पूर्ण रूप से विश्राम करना। देखिए यहाँ पे सूर्यास्त के बाद लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। इस तरह से कोई भी उदाहरण रहेगा जहां से हमारे वाक्य पूरे हो जाएंगे। तो वहां पे लास्ट में देखिए हमने एक खड़ी पाई दे दिया और ये बता रहा है कि हमारा वाक्य सेंटेंस पूरा हो गया है। चौथा हमारा है उपविराम। उपविराम का प्रयोग जो करते हैं वो आपका देखिए, इसमें दो बिंदी लगाते हैं और कोई भी कथन को हम दिखाने के लिए, अलग से उसको दिखाने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, प्रदूषण एक अभिशाप, अर्थात प्रदूषण जो है, प्रदूषण के विषय में हम बताना चाह रहे हैं, अर्थात किसी कथन को अलग से दिखाने हेतु इसका प्रयोग होता है। तो प्रदूषण के बाद हम दो बिंदी लगा दिए, ठीक। उसके बाद कर रहे हैं एक अभिशाप है। उसी तरह विज्ञान के विषय में कहना चाहते हैं वरदान या अभिशाप है। तो किसी कथन को अलग से दिखाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। हम प्रदूषण के विषय में बात कर रहे हैं, हम विज्ञान के विषय में बात कर रहे हैं और उसी के अंदर फिर हम बता रहे हैं कि उस एक कथन जो है उसी के प्रदूषण में ही बता रहे हैं कि एक अभिशाप है, अर्थात उस कथन को अलग से दिखाने हेतु प्रयोग किया जाता है। विज्ञान को बता रहे हैं कि वरदान या अभिशाप है, तो ये विज्ञान के विषय में इस कथन को अलग से दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, फिर दो बिंदी लगा देते हैं। नेक्स्ट हमारा है विस्मयादिबोधक चिन्ह। जब कोई भी वाक्य होता है उसमें हमें अत्यधिक हर्ष, विषाद, दुख, आश्चर्य के भाव प्रकट होते दिखाई देते हैं, वहां विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हैं, जिसमें एक खड़ी पाई रहता है और नीचे एक बिंदी रहता है। और इसका प्रयोग वाक्य के आरंभ में ही ज्यादातर देखने को आपको मिलेगा, बीच में बहुत कम आपको कहीं मिल जाए, नहीं तो इसका प्रयोग वाक्य के आरंभ में होता है। देखिए, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, समझ में आ रहा है, अर्थात आप आश्चर्य कर रहे हैं। दूसरा क्या है, उफ आज तो बहुत गर्मी है। आपको ये विस्मयादिबोधक चिन्ह से स्पष्ट हो जाता होगा कि किस प्रकार हम उसका प्रयोग करके और क्या कहना चाहते हैं, वो चिन्ह से स्पष्ट हो जा रहा है। उफ आज तो बहुत गर्मी है, ठीक है। इस चिन्ह का क्या मतलब है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न सूचक चिन्ह। जब हमारा कोई भी प्रश्न करने वाला वाक्य रहता है, जहां से हम ये लगता है कि हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो उस वाक्य के पूरा होने के बाद से हम अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं, जो देखिए इस आकार में होता है।
वहां से स्पष्ट हो जाता है कि आपसे प्रश्न किया जा रहा है। देखिए, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? आप स्पष्ट हो रहा है कि आपसे यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है। दूसरा है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इससे आपसे वहां जवाब मांगा जा रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि आपसे प्रश्न किया जा रहा है। इसी क्रम में नेक्स्ट आप देखिए, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग कोष्टक समझेंगे। कोष्टक क्या होता है? तो जब कोई भी हम वाक्य लिखे हैं और उसमें आपका जो शब्द होता है उसके अर्थ को और स्पष्ट करने के लिए उस कोष्टक के अंदर हम उसका अर्थ लिख देते हैं, जिससे हमारा अर्थ पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है। देखिए, संजीवनी दुर्लभ औषधि है, लेकिन यहाँ पे हमने कोष्टक के अंदर लिखा है आसानी से न मिलने वाली, अर्थात दुर्लभ का अर्थ क्या है? आसानी से न मिलने वाली। तो जब किसी भी शब्द का अर्थ और स्पष्ट करना होता है तो हम उस शब्द को क्या करते हैं, उसके अर्थ को हम कोष्टक में लिख देते हैं। ठीक है, कोष्टक का प्रयोग इसलिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? तो शब्द युग्म तथा समस्त पद के मध्य हम योजक चिन्ह लगाते हैं, छोटा सा डैश देते हैं। ठीक है, जैसे सुख दुख, लाभ हानि, दिन रात, इस तरह के जो भी शब्द होते हैं ये हमारा समस्त पद हो गया। योजक चिन्ह जैसे देश के दीवानों ने तन मन धन, बीच में देखिए हमारा योजक चिन्ह लगा हुआ है, से देश की सेवा किया। समझ में आ गया? नेक्स्ट हमारा है अवतरण या उद्धरण चिन्ह। इसमें देखिए दो तरह का प्रयोग होता है। इसको इन्वर्टेड कामा बोलते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कामा और डबल इन्वर्टेड कामा। सिंगल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी भी व्यक्ति का उपनाम, कोई शीर्षक या उसकी रचना, रचनाकार के नाम, ये इस तरह के शब्द होते हैं तो उसको हम सिंगल इन्वर्टेड कामा में डालते हैं। जैसे रामधारी सिंह, रामधारी सिंह का ही उपनाम क्या है? दिनकर, इसको हमने सिंगल इन्वर्टेड कामा में डाल दिया। कालिदास की ये प्रसिद्ध रचना आपको पता है अभिज्ञान शाकुंतलम, इसको हमने सिंगल इन्वर्टेड कामा में डाल दिया। लेकिन डबल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग हम तब करते हैं कि जब किसी के द्वारा कोई कथन होता है उसको ज्यों का त्यों हम लिखते हैं तो उस समय हम डबल इन्वर्टेड कामा लगाते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए यहाँ पे, महात्मा गांधी ने कहा करो या मरो, अर्थात इसमें हमने अपना कोई भी शब्द नहीं जोड़ा है बल्कि उनके द्वारा कहे हुए कथन को यहाँ दिखाया है, तो वहां पे डबल इन्वर्टेड कामा लिखता है। नेक्स्ट है लाघव चिन्ह। यहाँ देखिए लाघव चिन्ह का मतलब ये 1 0 0 का प्रयोग हम करते हैं। कब करते हैं? तो किसी कोई बड़ा नाम हमें लिखना है, कोई भी ऐसा बड़ा हो, या किसी विशेष चीज को दिखाने के लिए जिसको मतलब पता है कि वहां पे केवल 0 लगा देने से उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि किसी विशेष चीज के लिए उसका प्रयोग किया जाता है या कोई बड़ा शब्द हो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। अक्सर आप देखेंगे नाम के बीच में भी किसी के नाम बड़े होते हैं तो फिर उसमें करते क्या है, तो शब्द का पहला अक्षर लिख करके और उसके आगे 0 लगा देते हैं। देखिए इधर, जैसे डॉक्टर के लिए किसी विशेष के लिए प्रयोग करते हैं तो केवल हम डा ऊपर ऐसे चंद्र, बिंदी नहीं, केवल चंद्र बना के और 0 लगा देते हैं। यहाँ अगर कहीं भी आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे डॉक्टर कहा गया है, अर्थात डॉक्टर के लिए प्रयोग किया गया है। उसकी उपाधि जो है वो डॉक्टर की है। यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा हमारा शब्द बन रहा है, इसको अगर हमें लिखना है साथ में तो बस ये पहला इसका अक्षर लिख के उ 0 लगा देंगे, प्र 0 लगा देंगे, तो यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश कहना चाह रहे हैं। फिर हमारा है विवरण चिन्ह। तो किसी विषय का दूसरे वाक्य में उसका विवरण, किसी विषय का विवरण दूसरे वाक्य में करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए भारत के 4 महानगर हैं, कौन से नगर है, तो इसी से यहाँ पे विवरण चिन्ह लगाते हैं। इसमें करते क्या है, तो 2 बिंदी ऐसे
देखिए ऊपर नीचे, और एक फिर बीच में से लाइन खींच देते हैं, अर्थात उसके विषय में हम पूरा विवरण दे रहे हैं। तो किसी विषय का विवरण दूसरे वाक्य में देने से लिए, अब ये हमारा एक वाक्य हो जा रहा है, भारत के 4 महानगर है, और दूसरे वाक्य में उसका हम विवरण क्या दिए हैं, कौन कौन से नगर हैं, तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। तो उस समय में इसका प्रयोग हम करते हैं। जैसे आप प्रश्न या उत्तर लिखते हैं, उस समय में भी ये चिन्ह लगाते हैं, अर्थात प्रश्न के बाद से फिर हमारा उसका विवरण हम उसमें देते हैं। तो उस समय उत्तर के बाद हम उसका विवरण देते हैं, तो उस समय हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है रेखांकन चिन्ह। जब कोई, इसका देखिए चिन्ह क्या है, नीचे अंडरलाइन। जब कोई भी हम शब्द लिख रहे हैं, उसको हमें विशेष रूप से दिखाना है, तो हम क्या करते हैं, उस शब्द के नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। उसी को हम रेखांकन कहते हैं, कि हम विशेष रूप से उसे दिखाना चाह रहे हैं। जैसे महात्मा गांधी के पुजारी थे, यहाँ पे हमने अहिंसा शब्द को क्या कर दिया है, अंडरलाइन। क्या है, महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, अर्थात ये अहिंसा शब्द पे हम जोर दे रहे हैं, इसको हम अंडरलाइन की है, यही हम इसमें मेल दिखाना चाहते हैं। ठीक है, यह होता है हमारा रेखांकन चिन्ह। नेक्स्ट है पदलोप। जब हम कोई भी वाक्य लिखते हैं, हमारा वाक्य बहुत बड़ा रहता है, तो उस बीच में हम क्या करते हैं, अपना शब्द लिखते हैं, वाक्य बनाते हैं, और बीच में फिर ऐसे डैश 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 ऐसे करके दे देते हैं। उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इसके बारे में और भी हम बहुत कुछ बोल और या लिख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से बोलते समय तो इसका प्रयोग नहीं हो पाता है, बस ऐसे हम कर देते हैं इत्यादि और, लेकिन लिखते समय हम इसको डाट डाट करके दिखा देते हैं कि इसके बारे में और कहा गया है, यह स्पष्ट हो गया है। इसका प्रयोग हम मतलब वाक्य के अंत में भी कर देते हैं, जहां से हो गया कि और भी इसके विषय में कहा गया है, और कभी कभी हम बीच में भी कर लेते हैं, जहां से यह स्पष्ट हो जाता है। फिर लास्ट में जाके हम वाक्य को पूरा करते हैं कि बीच में और भी बहुत से कथन कहे गए हैं। देखिए इधर, जैसे भारत एक महान देश है, इसकी संस्कृति, अब इसकी संस्कृति के विषय में हम यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, लेकिन अब इस समय हम पूरा डिटेल नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ स्पष्ट हो गया कि हमने इसके बारे में आपको बहुत कुछ बता दिया। ठीक है, तो डॉट 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 लगा देंगे, या फिर कभी कभी बीच में भी इसका प्रयोग कर लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति अर्थात दोबारा उस चीज को लिखना। तो इसको देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे 2 ऐसे कामा की तरह से दिखाई देता है। तो ऊपर का जो कथन रहता है, अगर उसी कथन को नीचे हमें सेम लिखना है, उस समय हम इसका प्रयोग करते हैं, अर्थात उस शब्द को दोबारा लिखने से बचने के लिए हम इसका प्रयोग कर लेते हैं, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, या क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए इधर, राम ने सीता को देखा, ये हमारा पहला वाक्य हो गया। यहाँ है सीता, यहाँ ने जो है हमने लिखा नहीं है, लेकिन पुनरुक्ति का चिन्ह लगा दिए हैं, इससे स्पष्ट होता है कि हम यहाँ पे ने बोले हैं। फिर यहाँ पे राम को जो है यहाँ पे चिन्ह लगा दिए, तो को स्पष्ट हो रहा है। देखा जो है उसका हमने यहाँ पे चिन्ह लगा दिया, तो देखा, तो हमारा फिर ये शब्द क्या बन जा, वाक्य क्या बन जा रहा है, सीता ने राम को देखा। पहला वाक्य मेरा है राम ने सीता को देखा, और दूसरा वाक्य फिर हमारा ये पुनरुक्ति चिन्ह लगाने से स्पष्ट होता है कि सीता ने राम को देखा। नेक्स्ट हमारा है विस्मरण या त्रुटिपूरक चिन्ह। इसको देखिए, इस तरह से हम इस आकार में चिन्ह लगाते हैं। कभी कभी हम कोई वाक्य लिखते हैं तो हमसे त्रुटि गलती हो जाती है, विस्मरण भूल जाता है। ठीक है, इसी से इसका नाम है इस चिन्ह का विस्मरण या त्रुटिपूरक चिन्ह। तो हम उस वाक्य के अंदर कुछ शब्द लिखना भूल जाते हैं, उस समय हम इसका प्रयोग करके और उस शब्द को ऊपर लिख देते हैं, तो फिर हमारा वाक्य पूरा हो जाता है। देखिए जैसे हम लोग कल घूमने जाएंगे, हम लिखे थे हम लोग कल घूमने जाएंगे, हमसे यहाँ पे त्रुटि हो गया, क्या अक्षरधाम, कहाँ घूमने जाएंगे ये हमने स्पष्ट ही नहीं किया था, तो उस चीज को यहाँ पे हम उस चिन्ह लगा के ऊपर लिख दिए अक्षरधाम। इससे स्पष्ट हो गया कि हम लोग कल अक्षरधाम घूमने जाएंगे।
स्टूडेंट्स, आपको विराम चिन्ह समझ में आ गया होगा। तो हमारा आज का टॉपिक जो है वो यही समाप्त होता है, और नेक्स्ट फिर हम लोग दूसरे क्लास में दूसरे टॉपिक को पढ़ेंगे। आज के लिए हम विश्राम लेते हैं।